हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडुटेरिया प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? मैं उपासना सरीन आप लोगों का स्वागत करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो लास्ट क्लास थी वो 22 मिनट्स की थी और उसके बाद कई बच्चों ने मैसेज भी किया, कमेंट भी डाला कि मैम एकदम से क्लास रुक गई है। तो वो एक्चुअल में इंटरनेट फ्लक्चुएशन के कारण एकदम से क्लास जो थी वो बंद हो गई और उसके बाद फिर हमने दोबारा से क्लास को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, बट इंटरनेट फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा था उस दिन, तो इस कारण से आपकी क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। बट ये है कि अब इंटरनेट और इससे संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वॉइस। बिल्कुल सही है, परफेक्ट वॉइस है, सब कुछ सही है। तो अब हम आराम से अच्छे से प्रियम्बल को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं या क्या क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस क्लास को देखेंगे। तो प्लीज आप लोग सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक बहुत आराम से अच्छे से सुनना और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का दिन शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो जगह जगह पर उसको परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है और जिस व्यक्ति को परेशानियों को सामना करने के बाद उसकी विल पावर मजबूत होती है और वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, अपने गोल पे फोकस करता है, वही व्यक्ति अंत में जीतता है। परंतु उसके लिए हर व्यक्ति को एक मेंटर की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये चीज तो चाणक्य ने भी कहा था कि अगर किसी भी राज्य का, किसी भी देश का प्रलय करना है या उसको सृजन करना है, मतलब उसको समाप्त करना है या उसको बनाना है, वो गुरु की कोख में पलते हैं। तो इसी के साथ साथ अपने प्रस्तावना का सेशन जो आप लोगों का प्रॉपर वे से नहीं चल पाया था उसको हम स्टार्ट करते हैं। और आज MCQ जो है वो मैं ऑलरेडी 22 मिनट की जो क्लास है उसमें करवा चुकी हूँ, तो अब मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब आप इस सेशन में प्रियम्बल को देखेंगे, तो जो अब आपकी अगली क्लास होगी उसमें आपके प्रियम्बल के MCQs होंगे, तब उसके बाद आपका भाग फर्स्ट शुरू हो जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, कभी कभार कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है तो उस समय पर थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। समस्याएं जिंदगी से लेके, परिवार से लेके, तैयारी से लेके, ऑफिसर बनने के समय पर हर जगह आपको समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा, परंतु आपका एटीट्यूड, आपका विश्वास उस समस्या से आपको उठा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रियम्बल को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका, पेपर में उद्देशिका भी आता है और प्रस्तावना शब्द भी आता है, उद्देशिका व प्रस्तावना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। सो प्रस्तावना की जब बात करते हैं, मैं एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी दोनों में बता देती हूं, परंतु जब हम प्रियम्बल लिखेंगे तो हम एक एक वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब संविधान सभा बनी थी, अब सामने 100, आज 145 करोड़ की जनता और उस समय कई करोड़ों में थी। उस जनता का भविष्य, उस जनता की डेस्टिनी क्या होगी, ये इसकी जिम्मेदारी ली संविधान सभा ने। तो अब संविधान सभा के सामने सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि देश का संविधान बनाना है और देश का संविधान बनाने के लिए क्या रखे हम उद्देश्य और किस आधार पे इस संविधान को बनाया जाए, मतलब भविष्य में भारत कैसा होना चाहिए। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे आजाद भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में सभी सदस्यों के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बच्चे ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए जस्ट आपको ग्लिम्स दे रही हूं। उद्देश्य या आप ये कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्तावना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इसी को ही आगे चलकर क्या बोला गया, प्रस्तावना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 का दिन संविधान सभा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि बाहर जो करोड़ों जनता है, उस जनता के बिहाफ पर ये संविधान सभा इस संविधान को बनाने के लिए जिम्मेदार है, और मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आज इस संविधान सभा में आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश करके देता हूं। ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारत का उद्देश्य है। हमारा भारत कैसा होगा वो इस ड्राफ्ट के अंदर है। हमारे भारत का भविष्य कैसा होगा वो इस ड्राफ्ट के अंदर है। हमारे सदस्य क्या ध्यान में रखकर संविधान बनाएंगे वो इस ड्राफ्ट के अंदर है। तो आज मैं सभी सदस्यों के सामने इस ड्राफ्ट को पढ़ता हूं, और सभी सदस्य, संविधान सभा के सभी सदस्य इस ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करेंगे। सो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या कहलाया, उद्देशिका। इसे ही हम क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। और सभी सदस्यों ने जब इस प्रियम्बल को पढ़ा सुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constituent India into sovereign democratic republic। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड नहीं था। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वचन लेते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिर उसके बाद है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समानता, प्रतिष्ठा व अवसरों की। फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी, बंधुत्व व अखंडता। आज ये संविधान सभा दिन है 26 नवंबर 1949 का। हम इस प्रस्तावना को अंगीकृत करते हैं व हम अपने आप को संविधान के लिए समर्पित करते हैं। तो ये प्रियम्बल प्रूफ है कि भारतीयों का समर्पण, भारतीयों का आत्म समर्पण इस प्रियम्बल में है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये एक ऐसा ड्राफ्ट है जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। इस ड्राफ्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि भारत कैसा होगा। इस ड्राफ्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि भारत का क्या ऑब्जेक्टिव है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, सो उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका बोला गया। सो लेटर ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रियम्बल। और सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब पास किया। 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में एक एफकेट के पेपर में, एयरफोर्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना को किस नाम से पेश किया गया। तो आप क्या टिक करोगे? उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा क्वेश्चन 2016 में आया
कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तब आप टिक करोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन आया कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तावना है उसे कब संविधान सभा के सदस्यों ने पास किया, तब आप टिक करोगे 22 जनवरी 1947। और इसे कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 में। इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब प्रियम्बल है क्या। अगर मैं कहूं प्रस्तावना मेरे देश के संविधान का परिचय है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चे। मैं इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी लूंगी और फैक्ट भी लूंगी। ओके, अगर कोई आपसे पूछे आपके देश का संविधान क्या है, सीधा आप उसे प्रियम्बल के दर्शन करा दीजिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज जब बड़े बड़े जजमेंट्स में फंस जाते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि मतलब अब क्या होगा, डेडलॉक कंडीशन आ जाती है, या फिर एम्बिगुअस, इंग्लिश में वो कैब में एम्बिगुइटी को क्या कहते हैं, डाउटफुल सिचुएशन होती है, तब जजेस और वकील क्या उठाकर देखते हैं, प्रियम्बल। क्लियर। तो प्रियम्बल हमारे देश के संविधान का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब माय डियर स्टूडेंट, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम जी आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों की क्लास में एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, पर तब उस समय पे मेरी आवाज मिसमैच थी उस वीडियो में। आई होप अब सब कुछ सही है। एक बच्चा है प्रीति कुमारी, अगर मैंने पूछा बेटा आपका बेसिक नेचर क्या है, तो बच्चा कहता है मैम मेरा बेसिक नेचर है कि मैम मैं ना हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैम मैं ईमानदार हूँ। ये बेसिक नेचर के अंदर आता है ना। बट मैम मुझे ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, या मैम मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो ये इसका बेसिक नेचर है। अब ये बच्चा कल को कितनी भी सक्सेस प्राप्त कर ले, नाम पैसा या पद प्रतिष्ठा कुछ भी प्राप्त कर ले, परंतु ये अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगी। क्लियर हो रहे हो, क्लियर हो रही है बात। हाँ, ये हो सकता है कि पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, समझदारी बढ़ गई है, अनुभव भी तो बहुत मैटर करते हैं, परंतु आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं भूल सकते हो। अगर मैं बायोलॉजी की टर्म में बात करूं, क्योंकि आप लोगों को बायोलॉजी भी बहुत पसंद है, तो बायोलॉजी की टर्म में क्या कहते हैं, एक बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए, आरएनए, फिंगरप्रिंटिंग और ब्लड ग्रुप। एग्री और नॉट। उसी तरीके से हमारे देश के संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप भारत के संविधान में कोई भी आर्टिकल डालो, हटाओ, जो करना है करो, पर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को टच भी नहीं कर सकते हो। आप भारत को आजाद से गुलाम नहीं बना सकते हो। आप भारत में लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकते हो। आप भारत में गणतंत्रता खत्म नहीं कर सकते हो। धर्मनिरपेक्ष नेचर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो आप इसे भी खत्म नहीं कर सकते हो। आप दूसरे देशों की तरह ये नहीं कह सकते हो कि हम क्रिश्चियन कंट्री है, हम इस्लामिक कंट्री है, या हम हिंदू कंट्री। वी कैन नॉट से लाइक दिस। वी आर सेकुलर। क्या है सेकुलर का मतलब, बाद में पता चलेगा। ओके। और अगर हमारा भारत ये सब बनता है, तो ये संविधान गारंटी लेता है भारत में जितने भी लोग हैं इन सबके साथ न्याय होगा। इसके भी प्रावधान है। सबके साथ समानता होगी, सब भाईचारे की भावना से रहेंगे। आज आप अपने देश के अंदर लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, ये बोल सकते हो जय हरियाणा, जय बिहार, जय उड़ीसा, लाइक दिस यू कैन से। आप अपने आप को बहुत ऊपर अपने देश के अंदर बोल सकते हो, परंतु जब बात आती है देश की, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड से जाने जाओगे, दैट इज इंडियन। तब कोई नहीं जानता कि कौन मद्रास से है, कौन पंजाब से है, कौन हरियाणा से है, कौन बिहार से है, तब कोई नहीं जानता। तब सिर्फ एक ही शब्द आता है, इंडियन। दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये भारत की सुंदरता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट है,
उसे हम लिखते हैं, जो कि हमारे पेपरों में आता ही आता है। और उसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे, प्रियम्बल के एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। ओके, और साथ में मैं अपनी वॉइस भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए। हाँ, आवाज बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मेरे को ना बार बार चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे का पूरा वेस्ट हो चुका था। ओके, तो शुरू करते हैं प्रियम्बल। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा बच्चे। ओके, प्रस्तावना। अब यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट की बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद सीधा मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगी। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहला है प्रियम्बल। प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब ऐसा नहीं कर सकते हो, पेपर में आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट एंड सोल और आप प्रियम्बल टिक करो, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। अगर पेपर में आत्मा आया तभी प्रियम्बल पे टिक करना है, अगर दिल व आत्मा आया तो आर्टिकल 32 पे टिक करना है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। ओके, सो प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना। अच्छा, हार्ट एंड सोल, अगर पेपर में क्वेश्चन आया हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दिल व आत्मा कौन है? संविधान की दिल व आत्मा, संविधान की दिल व आत्मा कौन है? तब बच्चे आप क्या टिक करोगे? आर्टिकल 32। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 कहता है द राइट टू रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान की कोई भी रेमेडी, जैसे कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिलता है, तो उस समय पे आर्टिकल 32 गारंटी लेता है। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब बताऊंगी, बट अभी आप कॉपी में इतना लिख सकते हैं कि पेपर में हार्ट एंड सोल आया तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे कहते हैं दिल व आत्मा। पर अगर पेपर में सिर्फ संविधान की आत्मा आ गई तो तब आपने किस पे टिक करना है? प्रियम्बल पे करना है। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग, संविधानिक औपचारिकता का अधिकार, औपचारिकता का अधिकार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सभी बच्चे लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियम्बल। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय है। प्रस्तावना व उद्देशिका संविधान का परिचय है। संविधान का परिचय है। अब बच्चे, ये संविधान का परिचय क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नियम है। इसमें बताया गया है भारत क्या है, इसमें बताया गया है भारत का उद्देश्य क्या है, इसमें बताया गया है कि भारत का संविधान भारत के लोगों से बना है, इसमें बताया गया है कि भारत के लोग संविधान को आत्मसमर्पण करते हैं। ओके, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय है। अगर मैं ये कहूं कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जो चीज प्रियम्बल में लिखी है वो संविधान से कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकती है, चाहे आप कितना ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। आप नॉर्मल वे से कॉन्स्टिट्यूशन में आप संशोधन कर सकते हो। ओके, आप जो चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो।
परंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते हो। ये भी केशवानंद भारती में कहा, जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो प्लीज आप लिखिए कि प्रियम्बल इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो मैंने अभी एग्जांपल देके अच्छे से समझा दिया है। प्रियम्बल इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया ये? ओके, इज इट क्लियर? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया संविधान की आत्मा कौन है, किस पे टिक करोगे? प्रियम्बल। दिल व आत्मा कौन है? आर्टिकल 32। संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है? प्रियम्बल। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में मेंशन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। के.एम. मुंशी कहते हैं प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? जब आपका जन्म हुआ तो माता श्री पिता श्री ने आपकी कुंडली बनवाई कि भाई मेरा बच्चा इन इन योग में पैदा हुआ है, अब मेरे बच्चे का भविष्य क्या है ना? जब भी हम बहुत परेशानी में होते हैं तो हम सीधा पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, बताइए अब हमारे ऊपर कौन सा राहु केतु का दृष्टि गोचर चल रहा है, अब हम कैसे निवारण करें? एग्री और नॉट? तो होरोस्कोप से हमें क्या पता चलता है? फ्यूचर, भविष्य। सेम इसी तरीके से अगर आप भारत का भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको कहां जाना है? प्रियम्बल के पास। इज इट क्लियर? तो के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि प्रियम्बल संविधान की जन्म कुंडली है। लिख के.एम. मुंशी के अनुसार के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेपर में आ गया संविधान की राज कुंडली कौन है, या संविधान का होरोस्कोप कौन है, या संविधान की दूरदर्शिता कौन है? तो आप प्रियम्बल पे टिक करेंगे। और ऐसा किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कि प्रियम्बल इज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान की व्याख्या, हमारे संविधान का मनोविज्ञान क्या है, फिलॉसफी क्या है, किस विचार पे आधारित है, ये प्रियम्बल पर है। ठीक है बच्चे? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रियम्बल इज philosophy of constitution। प्रियम्बल इज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान का मनोविज्ञान है। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का मनोविज्ञान है। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एन.ए. पालखी वाला। जब मैं आपको केशवानंद भारती केस बताऊंगी तब आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी और आप एक्चुअल में केशवानंद भारती जी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बचा लिया। तो एन.ए. पालखी वाला जो कि सुप्रीम एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे,
ओके, जिन्होंने केशवानंद भारती केस में बहुत अच्छी दलीलें अपीलें देखी, तो एन.ए. पालखीवाला जी कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये हमारे देश के संविधान का पहचान पत्र है। और पहचान पत्र से क्या पता चलता है? आपके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो एन.ए. पालखीवाला, एन.ए. पालखीवाला, एन.ए. पालखीवाला क्या कहते हैं? प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड, preamble is identity card of constitution, preamble is identity card of constitution, N.A. पालखीवाला, N.A. पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना व उद्देशिका संविधान का पहचान पत्र है, संविधान का पहचान पत्र है। ठीक है बच्चे, लिख लिया? अच्छे से लिख लीजिए इसे। डन। तो प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, देखिए भाई ये फैक्ट हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले फैक्ट लिखवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आप की स्टोन भी बोल सकते हैं, कि ये हमारे संविधान की कुंजी है। ओके, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू says preamble is key of constitution, key of constitution। सभी बच्चे ये फैक्ट अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आ जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है। ओके, तो अब आपके पेपर में आएगा कि प्यारे बच्चों, संविधान की आत्मा कौन? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी कौन? प्रस्तावना। संविधान की दिल व आत्मा कौन? आर्टिकल 32। संविधान का पहचान पत्र? प्रस्तावना। संविधान का मनोविज्ञान? प्रस्तावना। संविधान की दूरदर्शिता? प्रस्तावना। संविधान की राजनीतिक कुंडली? प्रस्तावना। किसने क्या कहा ये भी ध्यान में रख लेना। ओके, इसके अलावा एक चीज और है, मतलब कुछ जो फैक्ट है वो मैं आपको पहले लिखवा रही हूँ, फिर उसके बाद सीधा मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगी। ठीक है, प्रस्तावना को अभी तक क्या संशोधित किया है? संशोधित का मतलब क्या है? संशोधित का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आप जोड़ते हो या कुछ भी आप हटा देते हो, उसे कहते हैं अमेंडमेंट, संशोधन। तो क्या प्रियम्बल में ऐसा संशोधन हुआ है? यस, प्रियम्बल में एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, जिसे आप लघु संविधान कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? 3 शब्द याद रखना, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग क्लास में प्रियम्बल पूरा पढ़ के सुनाया था, है ना? तो इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुआ है? तो एक बार हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड कितनी बार? वंस। ओके, प्रस्तावना एक बार संशोधित हुआ है, एक बार
संशोधित हुआ है। प्रस्तावना एक बार संशोधित हुआ है, और ये कब संशोधित हुआ है वो भी देख लेते हैं। द वर्ड, अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कौन कौन से शब्द हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ओके, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एडिड ऑन, कब जोड़े गए इन शब्दों को? कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ही क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बच्चे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले बच्चे कृपया धैर्य रखिए, हिंदी में भी लिखवाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो इसे लिखते हैं शब्द। कौन कौन से शब्द हैं? शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, व अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, और इसे ही कहा जाता है लघु संविधान। आजादी के बाद का लघु संविधान। और लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इस समय पर जोड़े गए, इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत छोटू सा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस समय पर बहुत ही मेजर चेंजेस हुए थे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया? अब तक प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया है? एक बार संशोधित किया है। और वो कब किया है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया है। और शब्द हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, क्या प्रस्तावना अन्यायिक है या गैर न्यायिक है? पहले तो इसका मतलब समझो। तो जस्टिशिएबल है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल इज जस्टिशिएबल या नॉन जस्टिशिएबल, मतलब न्यायिक है या अन्यायिक है? तो याद रखना प्रस्तावना अन्यायिक है। ओके, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, हाँ, पर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि कभी भी कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आप इसमें ये चेंजेस करें या आप इस तरीके से करें या इसका फ्रेमवर्क चेंज कर दें। ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट नहीं दे सकता है गवर्नमेंट को। तो प्रियम्बल क्या हुआ? नॉन जस्टिशिएबल। ओके, तो लिख लेते हैं इसे, प्रियम्बल इज, ये भी पेपर में आता है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। प्रस्तावना अन्यायिक, व पेपर में अन्यायिक शब्द भी आ सकता है या गैर न्यायिक शब्द भी आ सकता है। गैर न्यायिक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इसका मतलब पता चल गया है कि कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये इसका मतलब है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया कि प्रस्तावना को एक बार संशोधन किया है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, पर ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है। मैं एक बार फिर वॉइस चेक कर लेती हूँ। प्रस्तावना को एक बार, परफेक्ट आवाज है। अब ना, जब से मेरी रिकॉर्डिंग खराब हुई है इंटरनेट फ्लक्चुएशन के कारण, तब से मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी कर रही हूँ, पता चले मेरी फिर सारी मेहनत खराब ना हो जाए। क्योंकि अब तो मैंने इंटरनेट का वो पूरा राउटर ही चेंज करा लिया। एक दिन मेरी क्लास जो खराब हुई थी, तो मैंने राउटर ही पूरा चेंज करा लिया अपना।
कि बच्चों को आगे कभी दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैंने पढ़ा था एक कमेंट, एक बच्चा लिख रहा कि मैडम क्या लिख रहे थे कि फ्री में मिल रहा है इसलिए क्लास नहीं लेना चाहते हैं ना, आप ऐसा कुछ लिख रहे थे। आपको लगता है मैडम आपके कमेंट नहीं पढ़ती है ना, पर मैडम सब पढ़ती है। मैडम को पता होता है आप कब क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो प्लीज बच्चे ऐसा क्या कहते हैं उसे, कि ऐसे विचार अपने मन में ना लेकर आए। कई बार समस्याएं वास्तविक होती हैं, ठीक है। आप भी पढ़ते हो, आपकी जिंदगी में भी तो समस्याएं आती हैं, तो हमें इतना कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने ही बच्चे हो, इसीलिए मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ कि लाइफ में कभी भी समस्याएं आती हैं तो जीवन में एकदम से नेगेटिव मत हो जाए करो। हाँ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। ओके, तो लिख लीजिए इतना, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फैक्ट हमारा ऑलमोस्ट हो गया, केसेस हम बाद में देखेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बताने के बाद। तो मैं प्रियम्बल की शुरुआत कर दूं। प्रियम्बल की सबसे पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, हम भारत के लोग? अब समझते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है 145 करोड़ की जनता। हम 145 करोड़ की जनता इस प्रस्तावना को बनाती है, और ये प्रस्तावना हमारे देश के संविधान का शुरुआत है। तो हम 145 करोड़ की जनता आज, और उस समय पे करोड़ की जनता, यह जिम्मेदारी लेती है कि जनता के बिहाफ पर संविधान सभा को पावर दी जाती है कि संविधान सभा संविधान बनाए। तो हमारे देश में जनता ने एक्चुअल में संविधान बनाया है, इसीलिए हमारे देश की जनता संविधान को पावर देती है कि संविधान सबसे सर्वोच्च रहेगा। और संविधान को यह अधिकार दिया है भारत की जनता ने। तो ये जो शब्द है ना, वी द पीपल, ये हमने यूएन चार्टर से लिया है। और ये जो पूरा प्रियम्बल है, प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है। इज इट क्लियर? तो अब इससे रिलेटेड आपको चीजें समझ में आ गई। तो मेन चीजें लिख लेते हैं। अब पेपर में आया वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, तो आप किस पर टिक करोगे? प्रियम्बल पे टिक करोगे। क्लियर है ये बात? यस और नॉट? तो लिखते हैं वी द पीपल, ये कहां से लिया गया है? यूएन चार्टर। यूएन चार्टर से यह लाइन ली गई है। यह लाइन वी द पीपल, हम लोग ली गई है। ठीक है बच्चे? तो अब हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, वी द पीपल कहां से लिया गया है? वी द पीपल कहां से लिया गया है? यूएन चार्टर से लिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह शब्द, यह लाइन ये बात की गारंटी लेती है कि भारत की जनता संविधान को अधिकार देती है कि संविधान सबसे सर्वोच्च नियम है। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यह संविधान भारत की जनता के आधार पे संविधान सभा ने बनाया है। तो इस लाइन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यह आश्वस्त करता है, मतलब ये गारंटी लेता है, यह आश्वस्त करता है कि भारत की जनता, संविधान को सर्वोच्च नियम का अधिकार देती है।
संविधान को सर्वोच्च नियम का अधिकार देती है। और यह अधिकार इसलिए दिया जाता है, अब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। ओके, यह अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि क्योंकि भारत की जनता के आधार पे संविधान सभा ने संविधान बनाया है। तो ये माना जाता है कि यह संविधान भारत की जनता ने बनाया है। समझ गए कॉन्सेप्ट? इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत की जनता के आधार पर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने संविधान बनाया है। संविधान सभा ने संविधान बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई? इसीलिए भारत की जनता कहती है हमने ये संविधान बनाया है, संविधान सर्वोच्च है और यही लोकतंत्र है। क्लियर? अब इसे इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे दे आर ऑल्सो वेटिंग, मैडम जी कब आओगी अंग्रेजी में, है ना? तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, in preamble stated that the people of India delegate superior power to constitution because it was framed by constituent assembly on the behalf of people of India. Constituent assembly on the behalf of people of India. अब किसी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। On the behalf of people of India, भारत की जनता ने भारत की संविधान सभा को अधिकार दिया, संविधान बनाओ, और ये संविधान जो बनेगा 2 साल 11 महीने 18 दिनों में, तकरीबन 3 साल में, तब इस संविधान को सर्वोच्च शक्ति का पावर दिया जाएगा। क्लियर हो गई? वी द पीपल। अब अगली बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constituent India into, हम भारत के लोग यह वचन लेते हैं। मैंने शेड्यूल 3 में आपको शपथ व वचन का मतलब बताया था। हम भारत के लोग ये वचन लेते हैं, हम बनाएंगे भारत। क्या बनाओगे भारत? भारत बनेगा सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 चीजें भारत का नेचर है। तो कल को आपसे किसी इंटरव्यू में पूछ लिया कि नेचर ऑफ इंडिया, भारत की प्रकृति क्या है, तो भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया क्या है, तो आप ये जवाब देंगे भारत की प्रकृति है पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, हम भारत के लोग ये वचन लेते हैं कि हम भारत को बनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है, क्या बनाओगे आप भारत को? एक सेकेंड, हाँ, हम भारत को बनाएंगे, तो मतलब भारत की प्रकृति क्या है? हम भारत को बनाएंगे सोवरन। अभी हम इसके बारे में भी एक एक चीज देखेंगे। संप्रभुत्व, हम भारत को बनाएंगे संप्रभुत्व। दूसरा सोशलिस्ट, समाजवाद। तीसरा सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। चौथा डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। पांचवा रिपब्लिक।
गणतंत्र, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। तो मेरा प्यारा भारत संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब एक एक समझते हैं क्योंकि ये हमारे पेपर में आता है। तो पहला हम लिखेंगे सोवरन, सोवरन संप्रभुत्व। क्या मतलब है इसका? माय डियर स्टूडेंट्स, सोवरन का सीधा सीधा मतलब है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस क्या? ध्यान से सुनना। मेरा भारत अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में, पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब है जम्मू से कन्या, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, मेरा भारत अपने राजनीतिक क्षेत्र में पूरे तरीके से स्वतंत्र है। भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। भारत अपनी बाउंड्री के अंदर अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक निर्णयों को ले सकता है। वह भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी किसी की परमिशन नहीं लेगा। तो भारत अपने आंतरिक व बाह्य रूप से संप्रभुत्व है। भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए आजाद है। भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है, इंडिया इज सोवरन, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, नन। क्या टिक करोगे? भारत संप्रभुत्व है कैसा? आंतरिक, बाह्य, दोनों, कोई नहीं। तो आप टिक किस पे करोगे? दोनों पे। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या आपको लगता है कि हमारा देश पूरे तरीके से संप्रभुत्व है? तब आप जवाब दोगे कि सर और मैम, हमारा देश संप्रभुत्व है, परंतु हम संपूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है जीवन में, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग है। तो बच्चे सेम उसी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता नाम की चीज इस प्लेनेट पे है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता मैं उपासना सरीन अपनी गाड़ी उठाई और सीधा ड्राइव कर ली 140 पे। तो बेटा एक बार ऐसा किया था और सीधा 4000 रुपए का चालान कट गया। ठीक है भैया, तो जीवन में ऐसा कभी मत करना। रेड लाइट जंप करने पे सीधा 5000 का चालान कटता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जीवन में ऐसा कभी मत करना। ठीक है, तो क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? हम कहेंगे पूर्ण रूप कुछ भी नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस हर जगह हैं। इसी तरीके से भारत संप्रभुत्व है, परंतु इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, WTO, UNFCCC या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रिस्ट्रिक्शंस डालती हैं। और अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो आपने एटम बम बनाया, आप दूसरे को उजाड़ दोगे मिनट से पहले, बट ऐसा नहीं कर सकते हो। देयर इज अ यूनाइटेड नेशन, देयर इज अ UNSC। क्लियर हो गई ये बात? पर ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। हाँ, हम अभी जो पेपर में आते हैं उस हिसाब से लिखते हैं। ओके, तो संप्रभुत्व का अर्थ है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है, संप्रभुत्व, संप्रभुत्व का अर्थ स्वतंत्र है। इसका मतलब है भारत अपनी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब जो भारत की टेरिटरी है, ओके, भारत अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ओके, इंडिया इज completely independent within its political boundary, within its political boundary. ओके डियर स्टूडेंट्स, लिख लीजिए जल्दी से, तेजी से अपना हाथ चलाइए लिखने में। डन? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया कैन टेक its internal
as well as external decisions without any outsider intervention, without any outsiders intervention। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि भारत अपने, यही पेपर में आया था, भारत कैसा संप्रभुत्व है। ओके, भारत आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, निर्णय लेने में स्वतंत्र है, लेने में स्वतंत्र है, आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक का मतलब क्या है, कि भारत अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक निर्णय ले सकता है, किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। भारत अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय ले सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय ले सकता है। इसका ये मतलब है, निर्णय ले सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, इंडिया कैन टेक इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और बाह्य का मतलब है भारत अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है, संबंध बना सकता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेन। तो अब आपको सोवरेन का मतलब समझ में आ गया। तो अगर पेपर में आएगा कि संप्रभुत्व का मतलब क्या है, तो आप पेपर में क्या करोगे, भारत आंतरिक व बाह्य संप्रभुत्व है, आंतरिक व बाह्य संप्रभुत्व है। ठीक है बच्चे, तो इंडिया इज इंटरनल, इंडिया इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेन, एक्सटर्नल सोवरेन। ओके, ये आपका सोवरेन संप्रभुत्व का मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, संप्रभुत्व के बाद क्या था, सोवरेन के बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवाद। अब ये समाजवाद का अर्थ क्या है, इसे समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, समाजवाद का मतलब ध्यान से सुनिएगा। समाजवाद का सिंपल सा मतलब है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। अब आप देखिए ना, भारत में सामाजिक कल्याण किसकी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 में भी मेंशन है कि सरकार अपने देश की जनता के लिए ये कार्य करेगी। अब उसके अंतर्गत क्या है भाई, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, गरीबों को राशन व्यवस्था देना है, या कानूनी न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई कमजोर वर्ग है, कोई विधवा महिला है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी? क्या एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है तो क्या कोई उसे औषधि या मेडिसिन नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो उसे, उसके लिए जो सब्सिडी होती है उसे हम कहते हैं सोशलिज्म। अच्छा बच्चे, आप लोग मेरी शॉर्ट्स देखते हैं जो मैं अभी शॉर्ट्स बनाती हूँ, प्लीज आप शॉर्ट्स भी देखा करिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था बजट 2025 में लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है उस पर 7.5% पहले इंपोर्ट टैक्स लगता था। मतलब जब भी आप दवाई खरीदते हो उस पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स लगता है, जो कि घटकर 5% हो गया। तो ये जो 5% किया है, ये क्या है, ये सोशल वेलफेयर का ही तो पार्ट है। क्लियर हो गया, करंट से रिलेट हो गया। ठीक है, तो प्लीज आप लोग शॉर्ट्स भी जरूर देखा करिए, ठीक है, और कमेंट भी किया करिए। तो सोशल वेलफेयर का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कहां पे मेंशन है,
डीपीएसपी में मेंशन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है। और डीपीएसपी में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गांधीवाद, उदारवादी, अंतरराष्ट्रीय, समाजवादी सभी प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो समाजवाद का अर्थ है सीधा सीधा समाज में कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए या अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए सरकारी योजनाएं व सरकारी इनिशिएटिव्स, ठीक है, सरकारी योजनाएं व विशेष अवसर देना। अब स्पेशल अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या आता है, जैसे रिजर्वेशन है, आरक्षण भी तो इसीलिए दिया जाता है ताकि समाजवाद हो सके, सामाजिक कल्याण हो सके। ओके, सरकारी योजनाएं व विशेष अवसर। ओके, तो समाजवाद का अर्थ है समाज में कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सरकारी योजनाएं व विशेष अवसर प्रदान करना। इंग्लिश मीडियम का बच्चा लिख सकता है कि सोशलिस्ट implies social welfare which is mentioned in the Constitution of India. The socialist means to uplift the weaker section of society and to provide them the special opportunity in such a way they can uplift and it bring up the prosperity and harmonious relationship between the rich and upper people with the richer and poor people, and it brings up the equality in the constitution. Is it clear? अब आपको समझ में आ गया? बच्चे देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, बाइलिंगुअल क्लास में ना टीचर इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करता है, तो कृपया करके आप सिर्फ अपना भला मत सोचिए कि मैडम आप हिंदी में ही बोलिए या हिंदी में ही लिखिए या मैडम सिर्फ आप इंग्लिश में बोलिए। सो प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर अलोन हियर टू स्टडी। सो बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन इन्फॉर्मर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी क्लास में हिंदी माध्यम का बच्चा है या इंग्लिश माध्यम का बच्चा है, दोनों को अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए प्लीज अब वो वाला बात मत बोलना। और दूसरी बात ये भी है कि आप हिंदी मीडियम के भी हो तो भैया आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। कल को कोई अंग्रेजी बोल के चला गया, सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू अपलिफ्ट योर लेवल, बी पॉजिटिव। ओके, सो सोशलिस्ट का मतलब क्लियर हो गया, सामाजिक कल्याण। प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इसका ये मतलब है। और ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये कब जोड़ा गया, कब ऐड हुआ? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में, ठीक है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, लिख लीजिएगा। एक बार मैं वॉइस भी चेक कर लेती हूँ। जोड़ा गया प्रस्तावना, ठीक है। 42वां संशोधन अधिनियम 1900। भाई बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। अब अगर किसी बच्चे ने कहा मैम आवाज नहीं आ रही है, तो सीरियसली मतलब सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे यहाँ पे आवाज सही है या आपके वहाँ पे नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत मतलब राउटर पूरा चेंज कर लिया मैंने, तब उसके बाद और इंटरनेट फ्लक्चुएशन वगैरह का कोई इशू नहीं है, जस्ट क्योंकि मेरी एक दिन की क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई, ठीक है। तो सोवरन आपको समझ में आ गया, सोशलिस्ट समझ में आ गया। अब तीसरा है सेकुलर, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब प्यारे बच्चों, सेकुलर का मतलब क्या है? यस प्लीज, सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है, पहली बात तो ये कि ये भी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। दूसरा, सेकुलर का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है।
और जब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो राज्य सबको एक बराबर दृष्टि से देखेगा, क्योंकि अगर भाई आप इस्लामिक देश में रहोगे तभी तो वो इस्लाम को फेवर करता है, या आप क्रिश्चियन कंट्री में चले जाओ तो वो क्रिश्चियन को फेवर करेगी। परंतु भारत एक सेकुलर देश है और इस सेकुलर देश के अंतर्गत आप किसी भी धर्म के हैं, आपका स्वागत है, आपको भारत एक नजरिए से देखेगा। परंतु ये हमारे भारत में डाइस फंक्शन है, स्टिल हमारे भारत में सांप्रदायिकता है, हमारे भारत में कास्ट पॉलिटिक्स है, हमारे भारत में वोट बैंकिंग चलती है। ये सारा सेकुलर का डाइस फंक्शन है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, परंतु हमारा भारत पॉजिटिव और सॉफ्ट सेकुलर है। पॉजिटिव सेकुलर का मतलब है कि भारत सभी धर्मों को लेके न्यूट्रल है, एक समान दृष्टि से देखता है और एक समान रूप से सबको ट्रीट करता है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो सेकुलर का मतलब ये है। और सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट भी आया था एसआर बोमाई केस का, जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकुलर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये केस है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। ओके, सो इंग्लिश मीडियम का बच्चा लिख सकता है इन एसआर बोमाई बनाम भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ 1994 का केस है। ओके, कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो पेपर में क्वेश्चन आया, इन विच केस इट इज सेड दैट द सेकुलर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, द सेकुलर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एसआर बोमाई केस। इज इट क्लियर? एनी डाउट हियर? ओके, अच्छा, अब इसी के साथ साथ हम और चीजें भी लिखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा? पहले भी लिखवा दिया है रिवीजन करने के लिए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। ओके, अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, अब आपको यही चीज पेपर में टिक करनी है, अपना ज्यादा दिमाग ही मत चलाना कि भाई ये होता है वो होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, और राज्य का मतलब क्या है? देश, मतलब सरकार। ओके, राज्य का, राष्ट्र, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्म राज्य के लिए एक बराबर हैं। वह राज्य के लिए, राज्य का कोई धर्म नहीं है, वह राज्य के लिए सभी धर्म एक समान व एक रूपीय हैं, वह एक रूपीय है। किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, वो आप आगे चल के फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ओके, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिख लीजिए। डन।
तो धर्मनिरपेक्ष को 42वां संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया और इसका मतलब है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछती हूँ और देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। पूछो क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? पहला ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोच्च व दूसरे के धर्म को कम नहीं मानेगा। तीसरा सभी धर्म एक बराबर है। अब आप लोग सोचोगे कि मैडम जी ये तो चारों ऑप्शन सही है ना, ये तो मैडम चारों ऑप्शन सही है, अब क्या होगा? तो इसमें अब जब चारों ऑप्शन सही होते हैं ना, ऐसा यूपीएससी पेपर में होता है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, है ना। ये वही वाला सिचुएशन है जब शादी होती है तो 4 लड़कियां दिखा दी, अब बताओ कौन सी पसंद है, और चारों खूबसूरत है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी पे टिक लगाया जाता है कि वो चीज जिसके अंदर बाकियों के अंदर जो खूबियां हैं वो सब उसके अंदर भी हो, है ना, यही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 3 बातें नीचे कही गई हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, या व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोच्च व दूसरे के धर्म को कम नहीं मानेगा, ये सबका मतलब एक में ही आता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। स्टेट हैज नो रिलीजन, इसका मतलब है कि स्टेट इज न्यूट्रल with every religion and no person will be discriminate on the basis of religion। और इसी में ही एसआर बोमाई केस में कहा गया कि भाई राज्य का जो धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आपको सेकुलर अच्छे से समझ में आ गया। एसआर बोमाई केस ये इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, कोई ऐसा पेपर नहीं है। ठीक है, तो आपको केस पता चल गया, एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया धर्मनिरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है। आपको 42वां संशोधन अधिनियम में 3 शब्द जोड़े थे, पता चल गया कि प्रियम्बल को एक बार संशोधित किया है जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और आपको पता चल गया कि इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लियर? अब पेपर में आएगा, इंटरव्यू में, पेपर में आपके नहीं आएगा, इंटरव्यू में, कि क्या भारत पूरे रूप से धर्मनिरपेक्ष है? तो आप कहेंगे ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में धर्म का डायस्फंक्शन भी है, नेगेटिव रूप भी देखने को मिला है, जिसके अंदर सांप्रदायिकता आती है। हिंदू मुसलमानों में झट से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया जब से आया, अफवाहें फैलाओ भैया, पूरी पॉलिटिक्स बदल जाती है सोशल मीडिया से, है ना। जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, जिसका एडवर्टाइजमेंट कम, आप समझ रहे हैं। तो द थिंग इज लाइक दिस। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया या अन्य चीजों की, तो धर्म पॉलिटिक्स में भी चला जाता है। तो हमारे भारत में जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलर है उसमें प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे राजनीति धर्म के आधार पे की जाती है, जबकि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलर में राज्य और धर्म अलग है। इसीलिए विदेशों में कोई भी सरकार किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं देती है, कोई सब्सिडी नहीं देती है, जबकि भारत में सब्सिडियां दी जाती हैं। ये भारत में जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलर है ये इसका डायस फंक्शन है। ठीक है, तो अब चौथा हम आते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? यस प्लीज, लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। हाँ जी, अब लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर वॉइस वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ, आवाज बिल्कुल सही है। अब ना जब से वो रिकॉर्डिंग खराब हुई है तब से मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी कर रही हूँ। ओके, चलिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब क्या है?
आप लोगों ने बी आर अम्बेडकर जी का एक ही कहना है कि लोकतंत्र का अर्थ है 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य। हर व्यक्ति को अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना आपका राजनीतिक अधिकार है, वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में बात कही हुई है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अपने भारत की टेरिटरी में पूर्ण अधिकार है। ओके, तो ये हमारा संवैधानिक व राजनीतिक अधिकार है। अब बहुत से बच्चे भविष्य में कमेंट करने वाले हैं, पहले ही बता देती हूँ आप क्या कमेंट करोगे कि मैडम जी राइट टू वोट लीगल राइट है ना, ये कमेंट करोगे आप। पर मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की दो इंटरप्रिटेशन होती है, एक लीगल इंटरप्रिटेशन है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे जनरल इंटरप्रिटेशन होती है, तो आप पेपर में टिक करेंगे राजनीतिक अधिकार व संवैधानिक अधिकार। तो आपके कमेंट जो भविष्य में कमेंट आने वाला था उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्या आप पूछेंगे। ठीक है, आखिरकार पढ़ा पढ़ा के बूढ़े हो गए हैं। चलिए, तो डेमोक्रेसी में लिखते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है एज पर बी आर अम्बेडकर, एज पर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार क्या है, 1 पर्सन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। ये बी आर अम्बेडकर जी का क्योटेशन है। कृपया करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। पर ये क्योटेशन अगर आप इंटरव्यू में बोल दें या पेपर में आ गया तो आप बी आर अम्बेडकर जी पे टिक कर लीजिएगा। ओके, हिंदी में भी लिख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट, इसको मैं थोड़ा इस साइड पे कर लेती हूँ, एक वोट एक मूल्य। ओके, बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। ठीक है, तो ये बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र का मतलब है। तो लोकतंत्र का एक्चुअल मतलब क्या है कि हमारे देश की बाउंड्री में आप वोट दे सकते हो, तब लोकतंत्र इंश्योर होता है। ओके, तो लोकतंत्र का अर्थ अनुच्छेद 326, जहां पे क्या बोला गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक पेपर है CHSL, उस पेपर में पूछा था मताधिकार का अर्थ क्या है, तो आपको पेपर में टिक करना था वोट देने का अधिकार, द राइट टू वोट। ओके, तो अनुच्छेद 326 कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है कि भारत का नागरिक 18 वर्ष व अधिक भारत के राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वोट देने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो भारत में महिला पुरुष नागरिक 18 वर्ष व 18 वर्ष से अधिक भारत के राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वोट देने का अधिकार है। इसे कहते हैं हम लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र में वोट, वोट आपकी आवाज है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। yes please, so वोट
ओके, बस वॉइस चेक कर रही थी कि बीच में पता चले वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। तो भारत का नागरिक 18 वर्ष व अधिक भारत की राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इज इट क्लियर? ओके, डन। चलिए, तो इसे अब हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी सहूलियत हो जाए। ओके ओके फाइन। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, मैं एक बार साइड हो रही हूँ। आवाज वगैरह वीडियो सब सही है। चलिए, ओके। सो यहाँ पे हम लोकतंत्र का देख रहे थे। तो लोकतंत्र बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार ये है, और लोकतंत्र का अर्थ आर्टिकल 326 में दिया गया है। और इसी के साथ साथ लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से एंश्योर होता है। ओके, तो अब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, डेमोक्रेसी मेंशन अंडर आर्टिकल 326। अब अंडर आर्टिकल 326 क्या कहता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब पेपर में क्वेश्चन आया, सफरेज का मतलब क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मताधिकार का अर्थ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। ओके, सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, राइट टू वोट। तो आप हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, मताधिकार का अर्थ है वोट देने का अधिकार। ओके, इट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है, it means every citizen who is up to 18 or above have the right to casting vote, have the right to cast vote within political boundary of nation, within political boundary ऑफ नेशन। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई राइट टू वोट कौन सा अधिकार है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हमारा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक, अगर पेपर में राजनीतिक वर्ड नहीं दिखा तो तब आप टिक करेंगे संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं कि राइट टू वोट कौन कौन सा राइट है? इट्स अ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, और इसके अलावा हमारे देश में लोकतंत्र कैसा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि वहां पे जनता अपने शासक को डायरेक्ट वोट देके चुनती है और शासक को डायरेक्ट वोट देके हटा भी सकती है। ओके, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, अब आपके इंटरव्यू में पूछेगा, दरोगा में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा कि क्या भारत में कंप्लीट डेमोक्रेसी है? तो भारत में कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, ये सब डेमोक्रेसी के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी कहा जाता है द वॉइस ऑफ पीपल है, परंतु वोटिंग का हेरफेर, ईवीएम के ऊपर माल फंक्शन, इतने सारे जो आरोप लगते हैं, इतनी सारी जो चीजें हैं, स्टिल वी कैन से यस, कई बार तानाशाही सरकार बन जाती है तो भी डेमोक्रेसी को खतरा है। ओके, तो लोकतंत्र के बाद अब 5वां नंबर आता है रिपब्लिक का। रिपब्लिक गणतंत्र। गणतंत्र के बाद प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि भारत का नेचर कैसा है।
ओके। फिर भारत के नेचर के बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत का उद्देश्य क्या है, और फिर संविधान सभा में आज के दिन हम लोग प्रस्तावना को मतलब 26 नवंबर 1949 में आत्मसमर्पित कर देंगे, तो हमारा प्रियम्बल हो जाएगा। फिर हम सीधा केस देखेंगे, तो ये पूरा लेक्चर अच्छे से फिनिश। तो अब रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि राज्य का अध्यक्ष डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाएगा। मतलब राज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। अब अमेरिका में राष्ट्रपति जनता के डायरेक्ट वोटिंग से चुना जाता है, तो वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम है। अमेरिका को कहा जाता है कि अमेरिका गणतंत्र है। भारत भी गणतंत्र है क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट is directly or indirectly elected by the people, तो गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का अर्थ है राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ओके, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। तो ये गणतंत्र हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का उद्देश्य क्या है। अगर हमारा भारत संप्रभुत्व बनेगा, समाजवाद बनेगा, धर्मनिरपेक्ष बनेगा, लोकतंत्र बनेगा, गणतंत्र होगा, तो फिर भारत में लोगों को मिलेगा क्या? तो अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। अब भारत का उद्देश्य क्या है, मतलब ये सब अगर हमारा भारत की प्रकृति संप्रभु समाजवाद बन जाएगी तो भारत में लोगों को क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या भारत बनेगा। तो तब हमारा प्रियम्बल कहता है, आप प्रियम्बल साथ में रख भी लेना साथ साथ देखने के लिए। तब हमारा प्रियम्बल कहता है कि भारत में सबको मिलेगा जस्टिस। जस्टिस को कहते हैं न्याय। अब न्याय कौन सा है? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ओके, न्याय कौन सा है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। एक एक स्लाइड हम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए रख देते हैं, है ना। प्रियम्बल, आधा प्रियम्बल हमने खत्म कर लिया है, अब आधा प्रियम्बल है। तो भारत में लोगों के साथ होगा न्याय। न्याय के बाद फिर क्या मिलेगी भारत में लोगों को? लिबर्टी। अब लिबर्टी यहाँ पे स्वतंत्रता कौन कौन सी है ये भी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब आपके रेलवे के पेपर में आया कि प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की है। और मौलिक अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है प्रियम्बल में, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना होगा। स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अब समाज में सबको मिलेगा न्याय, सबको मिलेगी स्वतंत्रता। लिबर्टी के बाद क्या मिलेगा? इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या क्या है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी दो रूप में मिलेगी, ठीक है। समानता, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा व अवसर की है। हमारा प्रस्तावना कहता है कि समानता पद प्रतिष्ठा में मिलेगी और अवसर में मिलेगी। क्लियर? और इक्वालिटी के बाद क्या है? फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, बंधुत्व, बंधुत्व और अखंडता। तब उसके बाद फिर ये लिखा गया कि आज संविधान सभा का दिन, आज संविधान सभा का दिन 26 नवंबर 1949 को हम ये प्रस्तावना अंगीकृत करते हैं व सभी भारतीय आत्मसमर्पित करते हैं अपने आप को संविधान के समक्ष व आत्मसमर्पित संविधान के समक्ष करते हैं, संविधान के समक्ष करते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रियम्बल की एक एक लाइन खत्म होती है। परंतु अब हम सबसे पहले इसके मीनिंग, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे, तब जाके हमारा ये प्रियम्बल का फैक्ट और फैक्चुअल दोनों खत्म होगा और फिर हम देखेंगे केसेस, तब जाके हमारा ये लेक्चर पूरा ओवर होगा। तो अब जस्टिस, जस्टिस में, जस्टिस का मतलब क्या है भाई? देखिए, सभी व्यक्तियों के साथ न्याय होना चाहिए। अब सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक का मतलब है अमीर और गरीब का भेदभाव ज्यादा ना हो, अमीर की अमीरी कम करो टैक्स लगा के, गरीब की गरीबी कम करो उसे सब्सिडी देके। जब ये भेदभाव कम होगा, गरीब मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए घर पे बैठे बैठे ही आपको सब कुछ कर दें, पर सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है, पर सरकार आपको विशेष अवसर दे सकती है, सरकार आपको रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पे भी आरक्षण शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल का मतलब है आप अमीर हो, आप गरीब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो तो अपने घर में हॉस्पिटल खुला सकते हो और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा सकते हो। ये हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में लगते लगते ही देहांत हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि वोट देने के लिए अमीर व्यक्ति ही सबसे आगे खड़ा होगा। अगर वोट देने जा रहे हो तो गरीब व्यक्ति आ गए तो अमीर व्यक्ति को उसके पीछे ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो राजनीतिक न्याय तो सबके साथ होगा, ये राजनीतिक अधिकार के साथ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम साथ साथ। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी किसी आधार पर, इत्यादि आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्लीज आप लोग लिख लेंगे, सोशल जस्टिस मीन्स दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, religion, sex, place of birth or any other ground. Okay, this is called social justice. और आर्थिक का मतलब है कि अमीर व गरीब के मध्य अंतर कम करना। अमीर की अमीरी कम करने के लिए टैक्स लगाओ, गरीब की गरीबी कम करने के लिए राशन दो, फ्री सब्सिडी। ठीक है, अमीर व गरीब के मध्य अंतर कम करना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टैक्स ऑन रिच पीपल, अमीर के ऊपर टैक्स, और सब्सिडी किसको देनी है? गरीब को देनी है। सब्सिडी ऑन पुअर। इंग्लिश मीडियम का बच्चा लिख सकता है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। Rich will be put up with the taxes and poor will be provided the subsidy. और राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, समान रूप से वोट का अधिकार। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं अगर किसी देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय या अधिकार मिल जाए तो अपने आप राजनीतिक मिल जाएगा।
बात तो सही कही है। तो ये है जस्टिस। तो याद रखिएगा, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते पहले पॉलिटिकल वर्ड लिख दें ना, आपको इसी सीक्वेंस में ही लिखना है। चाहे आप अपने घर पे प्रियम्बल की कॉपी देख लेना, मेरा एक एक वर्ड ऐसा ही है जैसे एक्चुअल प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नेक्स्ट है लिबर्टी। अब थॉट का मतलब क्या है? विचार का मतलब है मैं उपासना सरीन, मैं अपने विचारों दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बुक लिखकर, पेंटिंग करके, डांस करके, या किसी भी तरीके से, ये मेरी स्वतंत्रता है। पर मुझे ये ध्यान रखना होगा मैं किसी को डिफेम ना करूं, मैं किसी की निंदा ना करूं, या मेरे शब्द ऐसे ना हो जो भारत की या किसी देश की एकता, अखंडता को रोके या तोड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति मेरे खुद का विचार के साथ साथ मैं एक्सप्रेस कैसे कर रही हूँ, उसे एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे कोई बुक राइटिंग हो गई, पोयम हो गई। बिलीफ मतलब मैं किसी धर्म को मानती हूँ, मेरा विश्वास या मेरी आस्था। अगर मान लीजिए मैं हिंदुइज्म को मानती हूँ तो मैं कमंडल का जो तुलसी माला है वो पहन सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को रोका जाएगा। सिख है वो पग लगा सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला कि आप अपना पग उतारो और आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट भी देता है, आर्टिकल 25 to 28। ओके। अब उसके बाद वर्शिप का मतलब है हम अपने इच्छा से अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर की, अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं। उपासना का मतलब क्या है? सत्य, पूजा। ठीक है। तो ये आपकी 5 तरीके की लिबर्टी है। तो लिबर्टी 5 प्रकार की है, ये हमारे पेपर में आया था और यही सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। फिर है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि जब, देखिए, इक्वल का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सबको एक बराबर एक नजर से देखें। इक्वलिटी का मतलब ये होता है जब आप गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल सेंस में इक्वालिटी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी भारत के अच्छे पद हैं वहां पे सिर्फ अमीरों के बच्चे जा रहे हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप चाहे अमीर हैं चाहे रिक्शे वाले के बच्चे हैं, अगर आपके अंदर लियाकत है, काबिलियत है, आप एग्जाम दीजिए एंड यू कैन बिकम एज ए सिविल सर्वेंट। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब पद प्रतिष्ठा व अवसर। तो व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, गरीब या कमजोर को, कमजोर वर्ग का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस में कमजोर वर्ग का मतलब है कोई महिला, कोई बूढ़ा, या ट्रांसजेंडर, या बच्चा, या बीपीएल, इनको कमजोर बोला जाता है। ठीक है। कमजोर वर्ग को अवसरों द्वारा अपलिफ्ट करना या सुधार करना। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा हुआ पेपर में आया था और इस ऑप्शन पे टिक करना था। ओके। तो इक्वालिटी मींस होता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज to the weaker section of society, to the weaker section of society in such a way they can uplift, in the weaker section of society in such a way they can uplift, in such a way they can अपलिफ्ट। यही एग्जैक्ट ऐसे ही लाइन पेपर में आई थी और पेपर में इक्वालिटी का मतलब पूछा था। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। जब गरीब ऊपर उठने लगेगा तब कहा जाएगा कि न्याय है, तब कहा जाएगा कि इस देश में समानता है। ओके। तो इक्वालिटी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की। अच्छे से आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेटर्निटी, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है 2017 के, बस आपको एक पॉइंट पे टिक करना था। फ्रेटर्निटी मींस द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, बहनचारा। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टरहुड।
प्लीज डोंट ऑफेंस मी, ओके। सो आई एम नॉट सेइंग अबाउट सिस्टरहुड, भाईचारा की भावना, हम सब एक हैं, ओके। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, नॉट सिस्टरहुड, ओके। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा भारत जम्मू से कन्या, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंट वेशभूषा, डिफरेंट खाना पीना, डिफरेंट बोली, सब कुछ डिफरेंट है, जलवायु भी डिफरेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन सब कुछ डिफरेंट है, स्टिल वी आर द वन दैट इज कॉल्ड इंडियन, ठीक है। तो अखंडता का मतलब है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके ऊपर बुक भी लिखी है, ओके। अब यहाँ पे दिन, अब ये पूरा प्रियम्बल एक एक लाइन मैंने आपको बता दी। अब कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं कह सकता है कि मैडम ये नहीं पता चला या ये नहीं पता चला, एक एक वर्ड का मतलब बताया मैंने। तो आज दिन है 26 नवंबर 1949 का, हम इसे अंगीकृत करते हुए अपने आप को संविधान के लिए समर्पित करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको प्रस्तावना का फैक्ट पता चल गया, आपको प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट पता चल गया। फैक्ट में पहले ही बता दिया है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, एक बार संशोधित हुआ है, प्रस्तावना अन्यायिक है, ये भी बता दिया है। अब हमारा आखिरी पार्ट रह गया है केसेस। अब इससे रिलेटेड दो केसेस हैं, ठीक है, दो केसेस हैं। एक है बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 का, बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और दूसरा केस हुआ, अब ये केसेस क्या थे बेटा ये मैं बाद में बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स के बाद, ठीक है। एक स्पेशल क्लास ले लेंगे संडे के दिन, जिसमें हम लोग शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती के केसेस को ही डिस्कस करेंगे। और दो केस हैं, एक तो बेरूबारी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केबीसी में 1 करोड़ का क्वेश्चन था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, ओके, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। तो हिंदी में भी लिख लीजिए, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, या केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला, केरला राज्य, ओके, 1973। अब ये जो केशवानंद भारती का केस है, इसे कहा जाता है कि अब तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच इसी में बैठा है। 13 जजेस का बेंच था, 13 जजेस का बेंच था, 13 जज इस केशवानंद भारती में बैठे थे। तो पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा केस है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस का बेंच बैठा है। तो आप टिक करेंगे केशवानंद भारती का, ठीक है। अब जब केशवानंद भारती बताएंगे तब आपको डिटेल में सारी चीजें समझाएंगे। पर एक चीज ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए डिसीजन को रिवर्स कर दिया। बेरूबारी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती में कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, अभिन्न भाग है, मतलब आप संविधान से उसे अलग नहीं कर सकते हैं।
और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन। क्या रिवर्स किया कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। ठीक है, तो डेट्स ऑल, यहां पे प्रियम्बल खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 100% कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छे से देख लिए हैं। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इंटरनेट फ्लक्चुएशन के कारण आप लोगों का लेक्चर वो पहले वाला खराब हो गया और आपने पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।